All are there in class? नेहा, प्राची, दिवेन, कोमल, छवि, मनीष, तनिषा, दीपक, सौरभ, देवेश, अदिति, ओके। तो लास्ट क्लास हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबेल। इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 65 निकाल लो सब कोई। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 65 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। निकाल लिया सबने? ओके। This chapter tells the story of crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textiles, iron and steel. Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. Mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. And when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to known as the workshop of the world. तो इस चैप्टर में हम हमारे कंट्री के पहले के क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज किस तरीके के थे, किस तरीके का जो बिजनेस था, टेक्सटाइल्स का में क्या हमारे स्कोप थे, किस तरीके से जो है वर्ल्ड वाइड हमारा एक्सपोर्ट का काम चलता था, ये सारी चीजों के बारे में जो है हम इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो ये दिखा रहा है कि कैसे आयरन एंड स्टील आई जब जो है ब्रिटेन वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है ब्रिटेन सबसे आगे हो गया। ब्रिटेन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कैसे बना? द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. You have seen how the East India Company interest in trade led to occupation of territory, and how the pattern of trade changed over the decades. In the 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through the sale. With the growth of industrialized production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products. And over time, manufactured goods from Britain began flowing India. अब ये जो ब्रिटेन के अंडर में इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या इतनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन फैली, इसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने देखा किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे इंडिया को रॉ मटेरियल सेंटर बना दिए, यानी यहाँ पर सिर्फ जो रॉ मटेरियल होता था वो प्रोड्यूस किया जाता था, बाकी पूरा का पूरा जो है इस रॉ मटेरियल का यूज जो है वो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए यूज में आता था। यानी इंडस्ट्रीज तो इस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुआ ब्रिटेन में।
हाँ, वो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, टेक्निकली वहीं से हो रहा था, अब सही आ गया। अब देखो सही हो गया। वो वहां से टेक्निकली हो रहा था, तुम्हारे यहाँ नहीं, मेरे भी यहाँ पर अटक गया था, वो टेक्निकल इश्यूज थे। अब देखो, आप क्लियर आ रही है ना? ओके। तो यही मैं कह रहा था कि जो इंडस्ट्रीज, ब्रिटेन जो है वहां पर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ब्रिटेन जो है इंडस्ट्रियली इतना ग्रो किया, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इंडिया को कॉलोनाइजेशन टाइम में जो है इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज को बंद करा दिया गया, हमने पढ़ा भी था पहले चैप्टर में, और इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग सेंटर बना दिया गया। यहाँ पर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती थी उन चीजों को यहाँ पर ग्रो किया जाता था, और ऐसे कैसे ये सारी चीजों को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो इस तरीके से जो थी, इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल ग्रोइंग सेंटर बन चुकी थी, और ब्रिटेन में जो है वो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। तो इस तरीके से जो है ब्रिटेन का ग्रोथ हो गया, और इस तरीके से वो लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है आगे निकल गए। नाउ पेज नंबर, कम टू पेज नंबर 66, Indian textiles and world market. Around 1750, before the British conquered Bengal, India was by far the world's largest producer of cotton textiles. जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब तक ब्रिटिश रूल ने इंडिया को या बंगाल रीजन को ऑक्युपाई नहीं किया था, उस समय तक इंडिया जो थी वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड थी। पूरे वर्ल्ड में जो है वो भारत की बनाई हुई कॉटन और टेक्सटाइल जो थी वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर थी। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सिक्यूट क्राफ्ट्समैन। एक जो इंडियन कॉटन होता था उसकी क्वालिटी टॉपमोस्ट क्वालिटी होती थी। दूसरा, जो इसमें कारीगरी, जो क्राफ्ट वर्क होता था, बहुत बारीकी से और बहुत फाइन वर्क होता था, जो जिस चीज की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल्स कपड़े जो थे वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर थे। यानी गोरों को जो है हम कपड़े पहनाते थे, विदेशियों को हम कपड़े पहनाते थे। कोई बात नहीं, चैप्टर बड़ा है तो है, करना तो है ही, उससे क्या फर्क पड़ता है। चैप्टर बड़ा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है। बड़ा है तो क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना तो है ही ना। They were extensively traded in Southeast Asia, Java, Sumatra and Penang, and West Central Asia from the 16th century Europe. Trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. Memories of this flourishing trade and craftsmen of the Indian weavers is preserved in many words, still current in English and other languages. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न सेंट्रल एशिया से जो है ट्रेडर्स भारत में आते थे, और भारत में आकर जो है वो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल क्लोथ जो है तो इनको खरीद कर ले जाते थे, और पूरे यूरोप में जो है ये लोग इसके व्यापार करते थे। तो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल क्लोथ का जो है एक बहुत ही ग्लोरियस, एक बहुत ही सुनहरा जो है वो इतिहास रहा है। इसके बारे में जो है हिस्ट्री के कई में वर्णन किया हुआ है, हिस्ट्री के कई चीजों में इशू दिया गया है कि किस तरीके से जो है इंडियन क्लोथ्स का जो है हर जगह जो है किस तरीके से बोलबाला और ट्रेंड बना हुआ था। उसके बाद हम आते हैं वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया carried by Arab merchants in Mosul in present-day Iraq. So they began referring to all finely woven textiles as muslin, a word that acquired wide currency when the Portuguese first came to India in search of spices. They landed in Calicut on the Kerala coast in Southwest Asia. The cotton textiles which they took back to Europe along with spices came to be called calico, and subsequently calico became the general name for all the cotton textiles. तो
हमारे यहाँ पर बहुत ही फाइन कॉटन क्लोथ्स बनते थे जिसको मसलिन कहा जाता था अरबियन कंट्रीज वगैरह में। पोर्तुगीज ब्रिटिशर से पहले ही हमारे इंडिया में आ गए थे। केरल में वो आए थे कैलीकट रीजन में। ये लोग ज्यादातर आते थे, जो पोर्तुगीज थे वो लोग मसाले खरीदने के लिए आते थे। मसाले बोले तो जैसे इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपाल के पत्ते, स्पेशली जो गरम मसाला जिसको हम कहते हैं, इसको परचेज करने के लिए पोर्तुगीज लोग आते थे। केरल बहुत ही फेमस है इन चीजों के लिए। तो यहाँ से जो है स्पाइसेस का बहुत बड़ा व्यापार जो है होता था। तो पोर्तुगीज लोग जो है, हाँ सिनेमा, पोर्तुगीज लोग जो है यहाँ से मसाले वगैरह खरीद कर ले जाते थे। अब ये जब कैलीकट में आए तो यहाँ से इन्होंने जो है कॉटन टेक्सटाइल्स के कपड़े भी कुछ खरीद के ले गए, जो वहां पर ले जाने के बाद बहुत फेमस हो गए और कैलीकट से इनका नाम पड़ा कैलिको। तो उनको, वो लोग उस समय पर्टिकुलर कोई नाम तो नहीं जानते थे, तो इस समय इसलिए जो कॉटन क्लोथ्स यहाँ से लेकर वो जाते थे टेक्सटाइल्स को, वो लोग कैलिको नाम से बोलते थे क्योंकि वो लोग उसको कैलीकट से ले जाते थे। There are many other words which point to the popularity of Indian textiles in Western markets. You can see a page of order book that English East India Company sent to its representatives in Calcutta 1730. तो इसमें एक लिस्ट देखो दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है ये पूरा लिस्ट, जैसे हम राशन लेने जाते हैं पूरा लिस्ट बना कर ले जाते हैं, उसी तरीके से ये लोग जब इंडिया आते थे तो इंडिया से क्या क्या चीजें लेनी है, क्या क्या मसाले खरीदने हैं, क्या कपड़े लेने हैं, कितने लेने हैं, इन सारा चीजों का जो है पूरा पूरा एक लिस्ट बनाकर वो लाते थे। The order that year was for 5,89,000 pieces of cloth. Browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloth. These were known by their common name in the European trade as piece goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and wide. इसके अलावा जो साड़ियां होती थी woven means cloth, 20-20 यार्ड यानी 20-20 हाथ के साड़ियां, ऐसे कपड़े ले जाते थे। वो कपड़ों की जो थान होती है, जो टेक्सटाइल्स के पूरे थान होते हैं, शर्ट और सूट लेंथ कहते हैं या शूटिंग एंड शर्टिंग्स कहते हैं, इस तरीके के पूरे थान के थान जो है वो लोग बल्क में खरीद कर इंडिया से ले जाते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है पेज नंबर 67 में, जिसमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गुड्स दी हुई है। ये एक नेम्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लोथ इन द बुक दिया हुआ है। अमंग द पीसेज ऑर्डर्ड इन बल्क वेयर प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स। कौन कौन से मंगाते थे? ज्यादातर कॉटन क्लोथ्स, छींट, कोसाइस और खासा एंड बंदना, ये अलग अलग टाइप के कॉटन क्लोथ्स हैं जिनकी इंग्लिश कंट्री में बहुत डिमांड थी। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड छींट, ए क्लोथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन, जिसमें फूलों के डिजाइन होते थे। कॉटन क्लोथ जिसमें छोटे छोटे फूलों के डिजाइन होते थे उनको छींट कहा जाता था। इन कपड़ों की इंग्लैंड में, यूरोप में बहुत डिमांड थी। फाइन टेक्सचर, रिलेटिव चिपनेस। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हर्सल वोर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। यहाँ तक कि उस समय जो भारतीय कपड़े थे वो कौन पहनते थे? इंग्लैंड और यूरोप में जो रिच मर्चेंट्स या बड़े अमीर लोग होते थे, यहाँ तक कि उनकी महारानी भी जो है वो इंडिया के बने हुए कपड़े जो है पहनती थी। Similarly, the word bandana now refers to any bright colored and printed scarf on neck or head. जो scarf हम बांधते हैं ना, scarf या जो डिजाइनर scarf वगैरह जो बांधे जाते हैं, गर्ल्स यूज करती हैं, इनको जो है उसको वो लोग यूज करते थे। Originally, the term derived from the word bandana, Hindi or for typing, refer to a variety of bright colored clothes produced through a method of tying and dyeing. तरीके से ये क्लोथ को टाइंग एंड डाइंग के लिए यूज किया जाता था, बांधने के लिए और पहनने के लिए जो है वो यूज किया जाता था। There were other clothes in order book that were noted by their place of origin: Kasim Bazar, Patna, Calcutta, Odisha, Charpur. The widespread use of such words shows how popular Indian textiles had come
in different parts of the world. तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप के जो क्लोथ थे वो किस तरीके से अलग अलग रीजन्स में फेमस थे, इसका जो है बताया गया है। अब हम आते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। इंडियन टेक्सटाइल्स की यूरोपियन मार्केट्स में क्या डिमांड थी? इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट by early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool, silk and makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chains in England. Interestingly, this act was known as Calico Act. तो इस तरीके से ये जो अलग अलग तरीके के जो कपड़े थे, ये चिंस कपड़े थे, ये जो है नॉन, इसको जो है मैंने पहले ही बताया कि ये कैलिकट रीजन से ले जाते थे वो लोग, तो इसीलिए इन कपड़ों को वो कैलिको कहते थे। कैलिको कपड़े कहा जाता था इनको, और इस वजह से जो है ये जो कैलिको कपड़े थे ये पूरे जो है अलग अलग प्रिंट्स, अलग अलग डिजाइन के जो कपड़े थे पूरे इंग्लैंड और यूरोप में जो है वो मशहूर हो गए। At this time, textile industries had just begun to develop in England. Unable to compete with Indian textiles, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. The first to grow under government protection was the calico printing industry. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian clothes. तो इस तरीके से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, फिर उसके बाद में इनको देख के, इंडिया को देखकर जो है इंग्लिश लोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंग्लैंड में डेवलप करने के लिए इंस्पायर हुए। उन्होंने जो है इंग्लिश प्रोड्यूसर ये चाहते थे कि उनका भी अपना इन कपड़ों का एक मार्केट क्रिएट हो, वो भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, उनका भी अपना एक मार्केट क्रिएट हो, और इस तरीके से जो है वो लोग इंडियन क्लोथ्स को इमिटेट करने लग गए, यानी हमारी कपड़ों के वो नकल करने लग गए, और इस तरीके से जो है वो इंग्लैंड में धीरे धीरे कॉटन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू कर दिए। Competition with Indian textiles also led to a search for technological innovation in England. In 1964, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of traditional spindles. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Clothes could now be woven in immense quantities and cheaply too. तो इंडियन टेक्सटाइल की कंपटीशन को देखते हुए इंग्लैंड में इन्होंने जो है स्पिनिंग जेनी बनाई। स्पिनिंग जेनी का मतलब कपड़े बुनने की इन्होंने एक मशीन बनाई। उसके बाद इन्होंने वहां पर स्टीम इंजन, पहले वो हमारे जैसे कपड़े पहनते थे, अब हम उनके जैसे कपड़े पहनने लग गए। However, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of 18th century. European trading companies, the Dutch, the French and English, made enormous profits out of this flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver. But as you know, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenue from peasants and jamidars in India and used this revenue to buy Indian textiles. इन्होंने क्या किया, कोलोनाइजेशन रूल आने के बाद में ये लोग क्या किए, हमारे देश के फिर जो हैंडीक्राफ्ट कॉटन इंडस्ट्रीज को बंद कर दिए। किसानों यहाँ पर जमीनों को कब्जा करके इन्होंने जो है यहाँ पर किसानों से मनमानी और जबरदस्ती तरीके से जो है कॉटन उगवाने लगे, और फिर जो है इन कपड़ों को वो बाहर
एक्सपोर्ट अपने ही कंट्री में ले जाके वहां पर जो है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, और इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे करके जो इंडियन कॉटन इंडस्ट्री थी उसको धीरे धीरे डेमोलिश करते हुए अपनी कंट्री में जो है कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप करना शुरू कर दिया। The first stage of production was spinning. The worst spinning of work. अब आते हम who were the weavers, sorry, पेज नंबर 71। Who were the weavers? ये weavers कौन थे? Weavers often belong to communities that specialized in weaving. Their skills were passed on from one generation to next. तो ये weavers जो होता था एक particularly एक समुदाय होता था जिनका काम होता था कपड़े बुनना और बनाना, और ये जो आर्ट और ट्रेडिशन होता था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। The Tati weavers of Bengal and Julaha or Momin weavers of North India, Sale and Kaikolar and Devangs of South India are some of the communities famous for weaving. ये जो जुलाहा होते थे, मोमिन वीवर्स होते थे नॉर्थ इंडिया में, इसके अलावा सेल एंड काइकोलर एंड देवांग, ये वीवर्स का ग्रुप होता था जिनका नाम होता था, ये कम्युनिटीज होते थे, ये प्रजाति होते थे, ये जाति होती थी, ये ग्रुप होता था। साउथ में इनको कहा जाता था काइकोलर और देवांग, नॉर्थ इंडिया में इनको जुलाहा या मोमिन कहा जाता था। तो ये वीवर्स का ग्रुप होता था जो लोग जो है कपड़े बुनने का बनाने का काम करते थे। The first stage of production was spinning, a work done mostly by women. The charkha and the takli were household spinning instruments. The thread was spun on the charkha and rolled on the takli. While the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. In most communities, weaving was a task done by men. तो ज्यादातर ये जो कपड़े बुनने का काम होता था ये मैन कम्युनिटी करते थे, और ये लोग जो है चरखा होता था उसके अंदर में सूत बना के, एक टकली होता था उसके अंदर में रोल करते थे, और फिर उसको रोल करने के बाद में उसको एक सेट बनाकर और उसमें जो है उसको कपड़ा बुनने का जो है वो लोग काम करते थे। इस तरीके से जो है कपड़े बुनने का काम किया जाता था। ज्यादातर ये वर्क जो होता था वो जो मैन कम्युनिटी होते थे वही करते थे। इसके अलावा जब कपड़ा तैयार हो जाता था तो फिर इसमें प्रिंटिंग की जाती थी, और प्रिंटेड द क्लोथ वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर छिपीगार्स। छिपीगार्स कौन होता था? प्रिंटर्स होते थे। पहले क्या होता था, वुडन ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक में जो है डिजाइन बनाए जाते थे और फिर उनको कलर में अलग अलग कलर में डिप करके जो है उसको छापा जाता था। अभी भी तुमको देखने मिल सकता है, हमारे जयपुर में सांगनेरी प्रिंट बहुत फेमस है, उधर सांगनेर में ये ब्लॉक प्रिंटिंग का काम जो है आज भी चलता है, तो वहां पर तुम देख सकते हो। हैंडलूम वीविंग एंड ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो इस तरीके से जो है इससे जो है मिलियंस ऑफ इंडियंस को जो है उस समय रोजगार मिलती थी। तो ये पर्टिकुलरली ये कम्युनिटी होती थी जो रंगाई, छपाई, बुनने का काम करती थी, और वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जो है वो जाता था। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज का, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। इंडियन टेक्सटाइल्स जो इतनी फेमस थी वो धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन करती चली गई। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। इंडियन टेक्सटाइल्स अब जो है उसका कंपटीशन हो रहा था ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में। दूसरा, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles into the Britain. Colonization rule आने के बाद में जो इंडियन क्लोथ थे उनके ऊपर में बहुत ज्यादा टैक्सेशंस लगा दिया गया। इन टैक्सेशंस लगने की वजह से जो है इंडियन क्लोथ यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में बहुत ही ज्यादा महंगे हो गए, जिसकी वजह से जो है वो ब्रिटिश बनाए हुए कपड़ों का मुकाबला नहीं कर सके।
इंटरनेशनल मार्केट में जो है इनकी डिमांड धीरे धीरे कम होती चली गई। By the beginning of the 19th century, English-made cotton clothes successfully outstood Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. Bengal weavers were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out advances to weavers to secure supplies. Distressed weavers wrote petitions to the government to help them. तो अब जो हुआ क्या हुआ कि यूरोपियन कंपनीज जो है वो इंडियन क्लोथ को खरीदना बंद कर दी। इस तरीके से इंडियन क्लोथ का डिमांड खत्म होता चला गया। जो किसान थे उनको अपने रॉ मटेरियल्स का प्रॉपर आउटपुट या प्राइस नहीं मिल पा रहा था। वीवर्स को अपने काम का प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पा रहा था। गवर्नमेंट को वो बार बार इसमें लिख रहे थे लेकिन गवर्नमेंट भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है वो इन कपड़ों का डिमांड बढ़ता चला गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके आगे स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट, कोई इश्यू? कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट्स? नो डाउट्स? ओके। सारे क्लास रेगुलर अटेंड करोगे जिससे सारे चैप्टर से टच रहे और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी टच में रहे, ठीक है? और जितने चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स होते जा रहे हैं उनको प्रिपरेशन करते रहना है। जितने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए इनको प्रिपरेशन भी करना है, इनको लर्न वगैरह करते रहना है। एक एक चैप्टर जैसे जैसे होते जा रहा है एक एक चैप्टर को कंप्लीट भी करते जाओ। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन आंसर्स खाली लिख के कॉपी में नहीं रखना है, जितने चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनको कंप्लीट भी करना है, ठीक है? ओके बाय।